इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बात किया है, पहले लेक्चर में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये एक रेशियो में CnH2O(n), ये जो कॉमन फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि किसी में कंपोजिशन है तो वह कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। लेकिन उसमें से कुछ कंपाउंड हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में बात किया था कि कुछ ऐसे हैं जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते हैं तब भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कुछ इसको फॉलो करते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इसके पहले के लेक्चर में बात किए थे। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पर ये आए थे, डिफिनीशन ये मिली थी हमें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। तो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन व्हिच कंटेन्स एट लीस्ट वन कायरल कार्बन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई कंपाउंड है उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, एल्डिहाइड कीटोन है, लेकिन अगर उसमें कायरल कार्बन नहीं है तो वह आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो इसका मतलब तीन कंडीशन होनी चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, और एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये तो हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ लिया था। अब आज बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग तीन क्लासों में डिवाइड किए हैं। आज के वीडियो में हम केवल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। तो क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, अच्छा, कॉमनली एक बात हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर को हम सेक्राइड्स कहते हैं। सिंपल शुगर को हम सेक्राइड्स कहते हैं। तो ये पहला है हमारा मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड्स, और तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। ये हम तीन क्लासों में कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किए हैं। तो यहां पर देखने से ही लग रहा है कि यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये मोनोसेक्राइड्स का मतलब ये हो गया कि जिसमें केवल एक ही सिंपल शुगर हो, यानी वो हमारा क्या होगा, मोनोसेक्राइड्स होगा। तो मोनोसेक्राइड्स क्या है, जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद फर्दर जो है वो सिंपल शुगर ना दें, यानी हाइड्रोलिसिस करने के बाद इससे छोटा अगर हमें शुगर का मॉलिक्यूल नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसे छोटी यूनिट हो गई, मोनोसेक्राइड का सबसे छोटा मॉलिक्यूल हो गया जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद इससे छोटा सेक्राइड का मॉलिक्यूल नहीं देता है। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, या ये सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, ये सब वैसे हैं। इन सभी का फार्मूला है C6CH12O6। तो ये हमारा मोनोसेक्राइड्स है। अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इससे छोटा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, बल्कि ये CO2 अगर करेंगे तो CO2 और H2O में टूटता है। ये सबसे हमारा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हुआ मोनोसेक्राइड्स के। हमें जानते हैं जो सेक्राइड्स होते हैं या मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करेंगे, मोनोसेक्राइड्स जो है ये भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल ग्रुप इसमें होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो कार्बोनिल ग्रुप दो हो सकता है। ये अगर इसमें मान लेते हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं इसमें
एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप। अब इसको इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर ये जो हमारा मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड दो कैटेगरी में हो गया, एक एल्डिहाइडिक जिसमें ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा कीटोन। अब यहाँ पर अगर हम कहें एल्डिहाइडिक है तो इसका मतलब यहाँ पर हम एल्डो का यूज करेंगे और यहाँ पर हम कीटो का यूज करेंगे। इसके नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर अब हम इसका बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। ये तो हमने आपको बता दिया मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ये हमारा मोनोसेक्राइड्स हुआ। नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार, ग्रुप के आधार पर इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर दिए, एक एल्डोजेज और दूसरा एल्डोजेज और दूसरा क्या हो गया कीटोजेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स में जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या कीटोनिक हो सकता है। अगर एल्डिहाइडिक है तो उसको एल्डोजेज कह देंगे, अगर कीटोनिक है तो उसको कीटोजेज कह देंगे। तो ये तो दो क्लास में हमारा मोनोसेक्राइड डिवाइड हो गया, एल्डोजेज और कीटोजेज में। अब इसको जो है, ये जो हमारा मोनोसेक्राइड है, इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं तो एक तरफ हम एल्डोज कर लेते हैं और दूसरी तरफ कीटोज कर लेते हैं। अगर हमारे पास में मान लेते हैं फार्मूला है S3S6O3, पहला मेंबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ लिया है, कम से कम एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए। ये आपका एल्डिहाइड का है, जिसका मतलब ये होगा CHO CHOH CH2OH। तो यहां पर ये देखिएगा, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इस कार्बन से एक CHO ग्रुप, एक CH2OH, एक H और एक OH, ये चार डिफरेंट एटम से ग्रुप जुड़े हैं। तो ये हमारा जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, एक कायरल कार्बन है, इसलिए ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको हम कहेंगे 3 है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो गया एल्डो ट्रायोज। ये हुआ हमारा एल्डो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज का पहला एग्जांपल है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। OH H CH2OH क्या है ये? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड इसका मतलब ये हो गया कि ग्लिसरल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट का ये पहला मेंबर है। ग्लिसरल्डिहाइड, इसका हम DL नॉमेनक्लेचर में भी यूज करेंगे। तो ये हमारा पहला मेंबर है ग्लिसरल्डिहाइड, और ग्लिसरल्डिहाइड का जब हम DL नॉमेनक्लेचर में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ये देखिएगा, तो D और L नॉमेनक्लेचर क्या है, यहीं पर हम आपको बता देते हैं। DL नॉमेनक्लेचर, यदि ग्लिसरल्डिहाइड में CHO अपर साइड में हो, CH2OH बिलो साइड में हो, H लेफ्ट में हो और OH राइट में है, उसे हम D फॉर्म कहते हैं। यहां पर बना देते हैं, अगर हमें ग्लिसरल्डिहाइड का बनाना है तो ये हमारा पहला मेंबर है, ये मोनोसेक्राइड है और ये तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। कार्बोनिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन है। तो अगर ये OH राइट साइड में है, H लेफ्ट में है, ये अबव है और ये बिलो है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? D फॉर्म होगा। अगर OH इस साइड में होगा, इसका मतलब ये हुआ कि CHO ग्रुप अपर साइड में हो, CH2OH बिलो साइड में हो, OH लेफ्ट में हो और H राइट में हो, तो ये जो नॉमेनक्लेचर होगा वो L फॉर्म होगा। तो ये तो हम लोग पहला बताया, ये हमारा हो गया एल्डोजेज। एल्डोजेज में पहला एल्डोज हम लोगों ने बात किया, पहला एल्डोज हुआ वो हुआ एल्डोट्रायोज। एल्डोट्रायोज का एग्जांपल हुआ ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डोट्रायोज का एग्जांपल क्या हुआ?
ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम कह दिए कि इसका हम लोग डीएल नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो यदि ये इस तरह का है, आगे चल के जब हम आगे पढ़ेंगे तो जब ग्लूकोज वगैरह बताएंगे तो हम बताएंगे कि हमारा डी फार्म हो गया और हमारा एल फार्म हो गया। तो इसको हम याद रखते हैं कि डी फार्म और एल फार्म। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड की अभी बात कर रहे हैं हम, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं लिखा होगा ना, चलिए। एल्डिहाइड इसका मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स में ही। तो मोनोसेक्राइड्स में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एल्डोजेज एंड कीटोजेज के। तो एल्डिहाइड को पहले दो क्लास में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है कार्बोनिल ग्रुप के आधार पर, एल्डोजेज और कीटोजेज। एल्डोजेज और दूसरा है कीटोजेज। एल्डोजेज और कीटोजेज, तो उसमें आपने पहला लिया कि कार्बन की संख्या 3 हो तो C3H6O3, तो इसको आपने कहा ट्रायोजेज। तो ट्रायोजेज का एग्जांपल आपने लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो अभी हमने आपको बता दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड। दूसरा मान लेते 4 की संख्या हो कार्बन की, तो C4H8O4, ये हो गया हमारा टेट्रोजेज। ये क्या हुआ? टेट्रोजेज। टेट्रोजेज। और चूंकि एल्डिहाइड है तो इसलिए एल्डो लगा देंगे इसमें, एल्डो, तो ये हमारा हो गया एल्डो टेट्रोजेज। तो एल्डो टेट्रोजेज में देख लीजिएगा, इसका भी हम लोग, इसके जो एग्जांपल हैं वो दो हैं, इरिथ्रो और थ्रियो। इरिथ्रो और थ्रियो, इसे देख लीजिएगा। ये इरिथ्रो और थ्रियो क्या है? ये हमारा अगला है एल्डो टेट्रोजेज। तो एल्डो टेट्रोजेज में कार्बन की संख्या 4 होगी। तो जब कार्बन की संख्या 4 हो, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम एल्डो टेट्रोजेज कहेंगे। एल्डो टेट्रोजेज के दो एग्जांपल इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। इसका मतलब क्या होगा देख लीजिएगा, इरिथ्रोज और थ्रियोज को CHO ग्रुप होगा, 2 कार्बन हो गए, OH OH CH2OH HH, तो 4 कार्बन हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गए, और ये दो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल हो गए और एक ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो एक प्राइमरी अल्कोहल और 2 सेकेंडरी अल्कोहल, ये 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। एक तो इसमें देखिएगा, ये जो हमारा CHO अपर साइड में, CH2OH नीचे साइड में, और ये वर्टिकल लाइन के एक साइड में OH है और दूसरे साइड में HH है। और दूसरा ये हो सकता है कि CHO हो, एक कार्बन पर OH राइट में हो और दूसरा लेफ्ट में हो। तो ये 2 फॉर्म इसके हो सकते हैं एल्डो टेट्रोजेज के। यदि ये सेम एटम्स या ग्रुप एक साइड में हो वर्टिकल लाइन के, तो उस कंडीशंस में इसे हम इरिथ्रो कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा हो गया इरिथ्रो, और दूसरा ये हो गया हमारा थ्रियो। तो ये हमारा जब कार्बन की संख्या 4 है तो उस कंडीशंस में ये हमें 2 मिले, इरिथ्रोजेज और थ्रियोजेज। अगर यही कार्बन की संख्या 5 हो जाए, तो अगर यहाँ 5 हो जाएगी, उस कंडीशंस में यहाँ हो जाएगा C5H10O5, इसे हम कहेंगे एल्डो पेंटोजेज। एल्डो पेंटोजेज, इसके जो एग्जांपल हो सकते हैं राइबोज, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था राइबोज शुगर पढ़ा था, जो डीएनए और आरएनए में होगा, वो यहाँ राइबोज हो गया, जाइलोज हो गया, राइबोज जाइलोज। ये एग्जांपल हो गए एल्डो पेंटोजेज के, जिसका इसका हम लोग डिटेल में डीएनए और आरएनए में इसका यूज करते हैं। अपने सिलेबस में डीएनए आरएनए है, वहां पर हम लोग राइबोज को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा CHO CHOH, यहां पर 3 हो जाएंगे, और CH2OH। ये तो हो गया इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एक कायरल कार्बन है, केवल एक कायरल कार्बन है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, और यहां पर 3 कायरल कार्बन है। एल्डो पेंटोजेज में 3 कायरल कार्बन, एल्डो टेट्रोजेज में 2 कायरल कार्बन, और एल्डो ट्रायोजेज में 1 कायरल कार्बन।
कार्बन की संख्या 6 हो तो ये हो गया। इसका भी हम लोग काफी ये ज्यादा सबसे ज्यादा जो यूज होंगे वो एल्डो पेंटोजेज और हेक्सोजेज। इसका एग्जांपल, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ये हो गया हमारा एल्डो हेक्सोजेज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कार्बन की संख्या 6 हो तो उसको हम एल्डो हेक्सोजेज कहेंगे। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज। इन सभी का फार्मूला यही होगा CHO CHOH 4 CH2OH। यही फार्मूला है, यही ग्लूकोज का भी है, यही मैनोज का भी है और यही ग्लैक्टोज का भी है। तो ये हम लोगों ने ये तो बात किया है, ऐसे ही आगे एल्डो हेक्टोजेज हो जाएगा। तो ये तो हमारा किसका हो गया कि मोनोसेक्राइड्स में यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोगों ने एल्डो ट्रायोज, एल्डो पेंटोज और एल्डो हेक्सोज की बात किया। अब यहाँ पर बात करते हैं यदि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, यदि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस कंडीशंस में क्या होगा। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो अगर 3 कार्बन है यानी इसका फार्मूला अगर वही है C3H6O3 तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये होगा, ये देखिएगा ये बनेगा। तो अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। जब कायरल कार्बन नहीं है तो ये हमारा ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अगर 3 हुआ तो इसको हम कीटोट्रायोज कहेंगे। तो कीटोट्रायोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट होगा नंबर 4 से। अगर मान लेते हैं तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये जो है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला लेते हैं, यदि कार्बन की संख्या 4 हो तो C4H8O6 ये हो गया कीटो टेट्रोजेज। तो कीटो टेट्रोजेज में क्या हो जाएगा CH2OH CO CHOH CH2OH। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल भी प्रेजेंट है और एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो इसको हम, ये हमारा एग्जांपल हो गया इरिथ्रोलोज। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कीटो टेट्रोजेज हो गया। यदि यहीं पर कार्बन की संख्या 5 हो जाए C4, यहां इधर लिख देते हैं, ये हो गया C4H8O6 तो ये हो गया कीटो C5H10O5 कीटोपेंटोजेज सेम वैसे ही रहेगा CH2OH C++O CHOH यहां पर 2 हो जाएंगे और यहां पर CH2OH हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कीटोपेंटोजेज में 2 हो गए। और इसको हम क्या कर सकते हैं राइबोल्यूलोज, वहीं से राइबोल्यूलोज या जाइलोल्यूलोज। तो ये हमारे एग्जांपल किसके हुए कीटोपेंटोजेज के हुए। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमें काफी ज्यादा मिलता है वो मिलता है C6H12O6 कीटो हेक्सोजेज। और जो कीटो हेक्सोजेज है यह कीटो हेक्सोजेज उसका जो एग्जांपल है वह है आपका फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज हो गया CH2OH CO CHOH, इसके 3 मॉलिक्यूल हो गए और फिर हो गया CH2OH, ये हो गया हमारा फ्रुक्टोज। तो जो कीटो हेक्सोजेज ये हमारे लिए काफी ज्यादा मिलेगा, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। तो जो कीटोन में हम लोग डिस्कस करते हैं जो कीटो हेक्सोजेज है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा हम आपको बता दें
कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड्स की संख्या होती है वह होती है 2 से लेकर 4 तक। ये तो हो गया मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। नहीं आएगा तो फिर आपको और आगे डिटेल बताते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स जो है इसमें मोनोसैकेराइड्स की संख्या, मोनोसैकेराइड्स कितने होंगे? मोनोसैकेराइड्स की संख्या 2 से 4 तक होगी। मोनोसैकेराइड्स की संख्या 2 से लेकर 4 तक होगी। मान लेते हैं अगर 2 होगा तो उसको हम डाइसैकेराइड कहेंगे, अगर 3 होगा तो ट्राइसैकेराइड कहेंगे और 4 होगा तो टेट्रासैकेराइड कहेंगे। तो इसके आधार पर ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है वो क्या हो सकता है? इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में अगला होगा डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड होंगे? 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल जैसे एक अच्छा एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होगा? ये कैसे बनता है? अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो इसमें एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रुक्टोज होता है, यही दोनों मिलते हैं तो सुक्रोज बनाते हैं। अगर मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं माल्टोज। माल्टोज क्या होगा? इसका चाहे तो हम एग्जांपल भी इसके साथ में लिख सकते हैं, C12H22O11, और ये जब हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बनाएगा C6CH12O6 प्लस C6CH12O6। माल्टोज का वही एग्जांपल होगा, उसमें भी टूटेगा तो उसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज, इसका मतलब ये है कि इसमें माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लूकोज के होते हैं। तो ये हो गए डाइसैकेराइड्स। जब इसको सेंटेंस के रूप में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन्स 2 to 4 monosaccharides. These are classified into following types on the basis of the number of the monosaccharides. हेडिंग लिखेंगे फिर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स आर द दोज सैकेराइड्स, सेंटेंस के रूप में जब आप नोट्स लिखेंगे कि डाइसैकेराइड्स आर दोज सैकेराइड्स व्हिच हैव 2 monosaccharides or which gives 2 monosaccharide on the hydrolysis। तो ये हमारे हो गए क्या कि डाइसैकेराइड्स के। ऐसे ही ट्राइसैकेराइड्स में जो इसकी संख्या होगी, जो मोनोसैकेराइड्स की संख्या होगी वो 3 होगी। 3 मोनोसैकेराइड्स होंगे, 3 मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे एग्जांपल है इसका जो है रेफिनोज। इसका एग्जांपल है रेफिनोज, 3 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के C18H36O18, ये है हमारा रेफिनोज। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 मॉलिक्यूल C6H12O6, हाइड्रोलिसिस करने पर रेफिनोज 3 मॉलिक्यूल जो है मोनोसैकेराइड का देता है या 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का देता है, तो ये हमारा रेफिनोज हो गया। अगला है तो ये तो हमारे हो गए ट्राइसैकेराइड्स। नेक्स्ट है टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहां पर 4 मोनोसैकेराइड देगा, ये 4 मोनोसैकेराइड्स, 4 मोनोसैकेराइड्स यहां से मिलेगा। जैसे स्टाइलोज, तो यहां से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा प्लस रेफिनोज मिल जाएगा। आप पूरी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 मॉलिक्यूल आपको टेट्रासैकेराइड्स मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में लिख सकते हैं। अगला है ये हमारा लास्ट का है पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें 100 से एबव के रहते हैं, 100 से 1000 रहते हैं। जिसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ये सब के सब जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे सब में मिलेगा C6H12O6, यानी ग्लूकोज के ये हमारे पॉलीमर होते हैं
और जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें ग्लूकोज देंगे। ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज का है, ये भी ग्लूकोज का है। तो ये हमारा ये हो गया पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें नंबर ऑफ 1000, नंबर ऑफ 100, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीसेक्राइड्स। तो ये हम लोग आज के लेक्चर में इतना पढ़ लिए हैं, जिसको हम क्लासिफिकेशन जो है इस तरह से बनाकर और इसको हम एक डायग्राम बनाकर उसको हम जो है थियरी के रूप में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।